नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, सैकड़ों साल पुराना दानव समय बीतने के साथ नूह से रहस्य जानने की कोशिश करता रहा। इस दिलचस्प प्राणी के बारे में और अधिक जानना चाहता था। नूह ने एक पल के लिए सोचा, क्योंकि उसे पता था कि अगले कुछ दिनों तक उसकी हरकतों और कौशल पर बहुत नजर रखी जाएगी, और उसने उसी हिसाब से योजना बनाई ताकि बारबाटोस उसके बारे में ज्यादा न जान सके। अब आगे अध्याय 181। मायावी जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत क्षेत्र में एक भयानक दृश्य घटित हो रहा था, जब शक्तिशाली पौराणिक जानवरों के शरीर उनके गुरु द्वारा छोड़े गए दबाव से जमीन में नीचे धंस रहे थे। वो घमंडी पेंगुइन जो हमेशा अपनी चोंच को ऊपर उठाए रहता था, अपनी चांदी जैसी धुंधली आंखों से जमीन की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे एक बार फिर अपने आत्मविश्वास पर चोट महसूस हो रही थी। उसकी मनमोहक आंखें एक बार फिर अपने सामने के नज़ारे को देख रही थीं, क्योंकि दमनकारी भावना को बल मिल रहा था। उस बड़े स्थान में जहां समय विस्तार सक्रिय रखा गया था, एक क्रूर काइजू अपने 3 सिर तेजी से उस क्षेत्र में घुमा रहा था, क्योंकि वह अपने नए रूप में ढल रहा था। काइजू का शरीर एक काले धातु की चमक के साथ चमक रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। इसकी शक्ति उसके आसपास की हर चीज पर दबाव डाल रही थी। ये ड्रैगन सम्राट का अवतरण और डीप सी टेरा से संयुक्त रूप से प्राप्त फैंटास्मल रंग का कौशल था। पहला विचित्र कौशल जिसे नूह ने समझा था, उसे कहा जाता था तानाशाह काइजू हाइड्रा। शिखर 3 सिर वाले ड्रैगन का रूप सक्रिय है। पहला सिर जहरीला जहर छोड़ता है जो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को पिघला देता है। दूसरा सिर विनाशकारी बिजली छोड़ता है जो दुश्मनों को चीर कर रख देती है, और तीसरे सिर को जल तत्व के शिखर नियंत्रण का आशीर्वाद प्राप्त है। कास्ट स्किल ने नूह को एक विशाल काइजू के शरीर में जबरदस्त शक्ति का एहसास कराया, जो उसके अपने मांस और खून की तरह महसूस हुआ। ये सिर्फ ड्रैगन की धुंधली रूपरेखा नहीं थी जब वो शरीर के अंदर अपने एटलांटियन रूप में रहा, बल्कि जब स्किल कास्ट किया गया तो ये पूरी तरह से परिवर्तनकारी बदलाव था। पहले कुछ सेकंड में ये बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसका शरीर फैल रहा था और रूप बदल रहा था, लेकिन परिवर्तन पूरा होने के बाद उसने जो शक्ति महसूस की उसे नकारा नहीं जा सकता था। उसे 3 सिरों की अनुभूति के लिए अभ्यस्त होना पड़ा, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की अपनी दृष्टि थी और वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते थे। कौशल विचार त्वरण ने उसे बहुत मदद की, जिससे वह जल्दी से समायोजित हो गया। वो इस नए कौशल की शक्तियों का परीक्षण जारी रखने वाला था जब उसने अपनी विस्तारित इंद्रियों के साथ एक हलचल महसूस की, जिसने उसे एक निश्चित दिशा में देखने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत क्षेत्र की छत पर एक धुंधली लाल रोशनी दिखाई दी थी, जैसे कि कुछ जमी हुई जमीन में ड्रिलिंग कर रहा हो। बारबाटोस की आकृति भव्य रूप से दिखाई दी जब उसकी आंखें उस जबरदस्त दबाव को देखने के लिए चुभ रही थीं, जो उसे तब महसूस हुआ जब वो एक बुदबुदाती जकूज़ी में आराम कर रही थी। उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने एक बड़े क्षेत्र के चारों ओर मोनोलिथ के विशाल गठन को देखा, जो एक रहस्यमय शक्ति से स्पंदित था। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने पहचाना कि वो 3 सिर वाले ड्रैगन की शक्तिशाली आभा के ऊपर क्षेत्र में किस प्रकार की शक्ति महसूस कर रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि वो कई निष्कर्षों पर पहुंची थी। अरे यार, क्या तुम सच में सेलेस्टियल्स के कोई बड़े आदमी हो? तुम इस पूरे समय यहाँ समय की शक्ति के साथ खेल रहे थे। तुम कुछ ही दिनों में फैंटास्मल में कूद गए, और यह वास्तव में सबसे कम आश्चर्यजनक बात है। आखिर तुम कौन हो, छोटी मछली? उसका शरीर बिना कपड़ों के हवा में आत्मविश्वास से तैर रहा था, और वह बिना किसी संकोच के अपना पूरा शरीर दिखा रही थी। जकूज़ी से बाहर आने के बाद उसने अपने शरीर पर कुछ भी रखने की जहमत नहीं उठाई। उसका शक्तिशाली शरीर आध्यात्मिक भूमि की परतों को छेदता हुआ भूमिगत हिस्से तक पहुंच रहा था। नूह का अत्यधिक विशाल शरीर, जो तानाशाह काइजू हाइड्रा था, ने इस संदिग्ध आकृति को देखा, जिसका वह पिछले कुछ दिनों से मनोरंजन कर रहा था, क्योंकि उसकी आवाज उसके 3 ड्रैकोनिक सिरों से निकल रही थी। कंपन से शक्ति की लहरें निकल रही थीं, जिससे आकाश कांप रहा था। मेरी पहचान वही है जो मैंने आपको बताया था, चाहे आपने मुझ पर तब विश्वास किया हो या अब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस समय इसका मतलब है कि हम योजनाओं के अगले चरण के साथ आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। उसके 3 सिर दानव साम्राज्य के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर केंद्रित थे। जब वो एक गॉथिक पोशाक पहने डॉक्टर को उसके ऊपर देख रहा था, जब वो उस क्षेत्र के करीब जा रही थी जहां नूह ने इस समय फैलाव को निष्क्रिय कर दिया था,
उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं जब वो उसके शरीर को देख रही थी जो 20 मीटर से भी बड़ा था। उद्धरण चिन्ह ... ये वास्तविक काल्पनिक शक्ति है और अत्यंत शक्तिशाली है। इस प्रकार की क्षमता के साथ आपके शब्द वास्तव में बकवास नहीं होंगे। छोटी मछली वह नूह के चारों ओर घूमते हुए आकाश में तैरती रही और बड़े मैदान के चारों ओर स्पंदित होते हुए स्तंभों को देखती रही। अरे अरे, क्यों न हम फिर से युद्ध करें ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो गए हो। तुम पहले भी मेरे खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन अगर तुम मुझे अब हरा सकते हो तो मैं तुम्हें उस दानव साम्राज्य के शरीर का स्वाद चखने की भी अनुमति दूंगा जिसे अभी अभी तुम्हारी आंखों ने निहारा है। तुम क्या कहती हो छोटी मछली, क्यों न हम एक और मुकाबला करें। जैसे ही लाल प्रकाश फैला, बारबाटोस का शरीर मृत्यु ऊर्जा से चटकने लगा, उसकी शक्ति उबलने लगी और जाने के लिए तैयार हो गई। नूह के कान उसके हास्यास्पद शब्दों को सुनकर खड़े हो गए, क्योंकि उसकी शक्ति भी उतनी ही शक्तिशाली रूप से बाहर आ रही थी। उसके उकसावे ने उसकी अपनी रुचि को जगाया और अपने पहले काल्पनिक कौशल की शक्ति का परीक्षण करने के लिए हम समुद्र में पुनः परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद हम तुरंत समुद्र के त्रिशूल के स्थान की ओर बढ़ेंगे। नूह की गरजती हुई आवाज फिर से गूंज उठी जब एक चांदी की रोशनी ने उसके बड़े शरीर को ढक लिया और वह आध्यात्मिक भूमि से बाहर अथाह क्षेत्र के अंधेरे पानी में चला गया। दानव साम्राज्य की शक्तिशाली आकृति तुरंत प्रकट हुई और उनके चारों ओर का पानी कंपन करने लगा। नूह ने अद्वितीय कौशल आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के आकार विनियमन और लंगर सुविधा को सक्रिय किया, क्योंकि जीवंत आध्यात्मिक भूमि का आकार तेजी से कम हो गया जब तक कि इसे मुश्किल से देखा जा सकता था और फिर यह चुपचाप उसके शरीर से चिपक गई। बारबाटोस की युद्ध संबंधी मंशा बहुत अधिक थी, क्योंकि उसने इस अटलांटियन द्वारा की गई चीजों से आश्चर्यचकित होना बंद कर दिया था तथा उसने अनुबंध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो अधिक से अधिक विश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसने इस दिलचस्प प्राणी की ताकत को अधिक से अधिक देखा था। हाहा, आओ छोटी मछली, देखते हैं तुम मेरी कितनी दिलचस्पी जगा पाते हो। उसके चारों ओर धधकते लाल सूरज दिखाई देने लगे और उनके चारों ओर तबाही शुरू हो गई। हवा में मौत की ऊर्जा थी और उसके चारों ओर पारदर्शी आकृतियां बनने लगीं। ये भयानक आत्माएं थीं जिन्हें बारबाटोस अपने अंतिम कौशल के उपयोग के तहत बुला सकती थी और नियंत्रित कर सकती थी। उनकी शक्ति धड़क रही थी क्योंकि इस बार नूह ने बिना किसी डर के इन हमलों का सामना किया। उसका शरीर, जो कि काइजू का था, अपने 3 सिरों के साथ दहाड़ने लगा, जैसे कि उसके एक सिर से हरे रंग की जहरीली रोशनी निकल रही हो, दूसरे से बैंगनी रंग की बिजली चमकने लगी हो, जबकि तीसरे सिर में नीली रोशनी शक्तिशाली रूप से चमक रही हो। जब 2 भयावह शक्तियों के बीच टकराव हुआ तो अंधेरे पानी में विनाश की लहरें फैल गईं। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 182 क्रैकन आई। अरे छोटी मछली, ये कैसी गड़बड़ सहन शक्ति है। धिक्कार है। दानव दुनिया के 8वें शासक ने कभी भी अपने जैसे ही रंग के किसी अन्य प्राणी से जो शब्द कहने की उम्मीद नहीं की थी, वे उसके मुंह से निकल गए। समस्या ये थी कि पिछले कुछ घंटों में ये पहली बार नहीं था जब ये शब्द कहे गए थे। पहली बार ये शब्द बारबाटोस के मुंह से तब निकले जब वे एबिसल जोन के अंधेरे पानी में एक दूसरे के खिलाफ घातक कौशलों के टकराव के एक पूरे घंटे बाद थे, जब नूह अपने भयानक नए फैंटास्मल कौशल के अनुकूल हो रहा था। काइजू के शरीर में अत्यधिक सुरक्षा थी जबकि उसके सिर से भयानक हमले होते थे। नूह बारबाटोस द्वारा फेंके गए तेज धूप और साथ ही उसके द्वारा बुलाए जाने वाले भयानक आत्माओं का सामना करने में सक्षम था। ये तब तक जारी रहा जब तक कि दानव साम्राज्य के शरीर में थकावट की भावना नहीं भर गई और वह अपनी आंखों में भयावह रोशनी के साथ नूह की ओर देख रही थी। उसे थकान का कोई एहसास नहीं था क्योंकि बड़े 3 सिर उसे खतरनाक तरीके से देख रहे थे। इसके बाद दूसरी लड़ाई हुई जिसमें दानव साम्राज्य ने अपने पहले के शब्दों पर अमल करते हुए अटलांटियन को उस चीज का स्वाद चखाया जिसे वह उस दिन पहले ही देख चुका था। ये लड़ाई पहली लड़ाई से भी ज्यादा लंबी चली। ये लड़ाई भी वह हार गई थी। नूह ने बिस्तर पर लेटे हुए बारबाटोस की थकी हुई आकृति को देखा जब वह एक बार फिर बाहर निकला। पिछले 21 दिनों से लगातार प्रशिक्षण के बाद टाइम स्पेस में खुद को बंद करने के बाद वह बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए उसने सांस छोड़ी। उसने पहले कभी बारबाटोस के विचार को मन में नहीं लिया था और पहली बार अपनी काल्पनिक शक्ति का परीक्षण करने के बाद वह बस प्रवाह के साथ चला गया। यहाँ तक कि अब भी उसे किसी प्रकार का लगाव महसूस नहीं हो रहा था,
केवल हल्का अपराध बोध हो रहा था क्योंकि वह एक रानी के बारे में सोच रहा था जो एक राज्य का नेतृत्व कर रही थी और उसके गृहलोक के साथ संबंधों की सुचारू स्थापना का एक हिस्सा थी। जैसे ही उसकी आकृति चांदी की रोशनी में गायब होने लगी, उसने अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक भूमि से गायब होने से पहले उसकी आवाज सुनाई दी। मैं पहले आगे बढ़ूंगा। यदि आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। हाँ, मैं समुद्र की तलहटी में बदसूरत मछलियों की खोज करने की अपेक्षा इस पृथक अंतरिक्ष खजाने में खेलने में अधिक रुचि रखता हूँ टिल्डा। उत्तर सुनते ही नूह पूरी तरह से गायब हो गया और खुद को एक बार फिर एबिसल जोन के अंधेरे पानी में पाया। उसका दिमाग भविष्य के बारे में सोचता रहा क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि अन्य अधिकतम मिथिकल जोड़ कौशलों में से किसका संयोजन करके एक और अत्यंत शक्तिशाली फैंटास्मल कौशल बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक भूमि एक बार फिर सिकुड़कर उससे जुड़ गई। जैसे ही वह रसातल क्षेत्र में आगे बढ़ा, इस बार उसे पूरा विश्वास था कि यदि उसकी मुलाकात उस भयानक जानवर से हुई जो समुद्र के त्रिशूल का ठिकाना जानता था, तो वह जीत जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासागर विशाल और जंगली थे, जिनमें कई प्रजातियां गहरे पानी में बेतहाशा घूम रही थीं। अटलांटियन नूह की आकृति वर्तमान में भयावह दिखने वाले डाक पिरान्हा के एक बड़े झुंड का सामना कर रही थी जो हमेशा बड़े समूहों में चलते थे। वो पिछले कुछ दिनों से एबिसल जोन के पानी में घूम रहा था और गहरे समुद्र में रहने वाले कई जीवों से मिला जो उसके संग्रह में और भी कौशल पुस्तकें, आइटम और कोर जोड़ने के लिए आगे बढ़े। वो उनमें से कई को कुछ आकृतियों के लिए बचा रहा था जो उसके दिमाग में आई, और उसने समुद्र के त्रिशूल पर हाथ डालने के बाद कुछ बड़ा करने की योजना बनाई। दानव दुनिया के प्रथम श्रेणी के शासक बाल के नेतृत्व वाली सेना के अटलांटिस पहुंचने में केवल एक सप्ताह शेष था। यह एक ऐसी सेना थी जिसमें दानव और उनके अभिमानी सहयोगी कल्टीवेटर शामिल थे। नूह का दिमाग तेजी से चल रहा था। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए उसने अपने आसपास के पौराणिक श्रेणी के पिरान्हा को मिथिकल जोड़ कौशल और पिछले कुछ दिनों में अपने नए मिथिकल कौशल का उपयोग करके काट दिया। वो 2 पौराणिक जानवरों के पास आया था जिनसे उसे 3 अतिरिक्त कौशल, कोर और कुछ आइटम मिले थे। अतिरिक्त कौशल देखने में बहुत अच्छे थे। अवज्ञा आपके चारों ओर एक बुरी ऊर्जा से भरा घेरा है। जब तक ये घेरा सक्रिय है तब तक आपकी सुरक्षा को भेदा नहीं जा सकता। तेजस्वी गति, प्रकाश की एक लकीर ही वह सब है जिसे अप्रशिक्षित आंख देख सकती है क्योंकि आपकी गतिविधियां सर्वोच्च संभव गति की ओर जाती हैं। चरणबद्धता, चरण अवस्था सक्रिय रहने पर शारीरिक हमलों से होने वाली क्षति 90% कम हो जाती है। कौशलों ने उसे केवल समय स्थान में खुद को एकांत में रखने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उनकी दक्षता को अधिकतम कर सके और एक बार फिर से संयोजित कर सके, लेकिन उसने एबिसल क्षेत्र के तल पर जानवर की खोज जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अब एक ऐसी गहराई में प्रवेश कर रहा था जहां उसे कम से कम जीव दिखाई दे रहे थे, जो ये दर्शाता था कि वह सही दिशा में जा रहा था। जो कमजोर थे वे समुद्र की आपदाओं में से एक के घर से दूर रहेंगे। वह जितना नीचे गया उतना ही सावधान होता गया क्योंकि उसका संकट निवारण पहले से ही हल्की सी घंटी के साथ सक्रिय हो चुका था। घंटी बहुत हल्की थी और कभी नहीं बढ़ी, जिससे वह सतर्क अवस्था में आ गया क्योंकि उसे लगा कि जल्द ही कुछ घटित होने वाला है। वह समुद्र की गहराई में रुक गया क्योंकि उसके चारों ओर गहरा पानी घूम रहा था। एक हल्की नीली चमक उसके अटलांटियन शरीर को अंधेरे में दिखाई दे रही थी। क्रैकेन एक ऐसी चीज थी जिससे पुराने राजा नेपच्यून ने दोस्ती की थी। अगर नूह को ऐसे जानवर से लड़ना न पड़ता तो वह सक्रिय रूप से लड़ाई की तलाश नहीं करता, लेकिन अगर कोई खतरनाक घटना होती तो उसके कौशल सेकंड नोटिस पर तैयार थे। उसके चारों ओर का पानी हल्का हल्का हिल रहा था, मानो किसी चीज के आने का संकेत दे रहा हो। नहीं, आगमन नहीं, केवल आभास, क्योंकि वह पहले से ही वहां था। नूह की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी जब उसे अपने चारों ओर किसी विशाल चीज का रूप दिखाई देने लगा। उसका संकट से बचाव अभी भी केवल एक हल्का संकेत दे रहा था, जिसका अर्थ था कि उसके प्रति कोई भारी दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, लेकिन गहरे रंग की चमकती त्वचा की उपस्थिति लगभग कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों के सामने मानो एक कभी न खत्म होने वाली दीवार खिल रही थी। एक विशालकाय जानवर की चमकती हुई त्वचा जो पर्यावरण के साथ घुल-मिल गई थी, दिखाई देने लगी थी। नूह के सामने का पूरा क्षेत्र शरीर से ढका हुआ था, जबकि उसके पीछे बहुत लंबी भुजाएं दिखाई दे रही थीं जो केवल तंबू ही हो सकती थीं। वे दिखाई दिए और अंतहीन रूप से छटपटाते हुए प्रतीत हुए क्योंकि वे फिसलन भरे और तीखे दोनों दिख रहे थे। पानी के साथ लहराते हुए उन्होंने पूरे क्षेत्र को कवर किया।
नूह के सामने जो दीवार दिख रही थी उसमें अचानक दो पागल कर देने वाली शक्तिशाली लाल आंखें खुल गईं, क्योंकि एक दमनकारी शक्ति अंततः अंधेरे पानी में फैल गई। एबिसल जोन की गहराई में यह एक भयानक दृश्य था, जब समुद्र की आपदाओं में से एक क्रैकन प्रकट हुआ। यह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि यह अपनी पूरी आभा को पूरी तरह से मिटा सकता था और एक पल में अदृश्य भी हो सकता था। अंधेरे पानी में एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी, जबकि लाल आंखें एक खतरनाक रोशनी से चमक उठीं। किस तरह के बेकार साधक की तलाश करनी है। ... अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 183 क्रैकन 2। किस तरह के बेकार साधक की तलाश करनी है। आवाज बहुत शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे पानी के आसपास सब कुछ ढंक गया हो। कंपन के कारण समुद्र कांप उठा हो, मानो समुद्र की आपदाओं में से एक की शक्ति दर्ज हो गई हो। नूह को इन शब्दों से वाकई राहत महसूस हुई, क्योंकि इन शब्दों से अटलांटिस और इस जानवर के बीच संबंध की पुष्टि हुई। जवाब देने में बस 1 सेकंड ही बीता। राजा नेपच्यून की इच्छा के अनुसार मैं उनके द्वारा बताए गए मित्र की तलाश में संपूर्ण एबिसल क्षेत्र में खोज कर रहा हूँ। नूह के शब्द गूंजने में एक क्षण भी नहीं बीता था। उसके तुरंत बाद ही वो गूंजती हुई आवाज बाहर आई। एक दोस्त, वो बेवकूफ दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं पहचान पाएगा। लेकिन अभी यह मायने नहीं रखता। दुश्मन सभी दिशाओं में चक्कर लगा रहे हैं और समुद्र के पसंदीदा बच्चे इतने मूर्ख और कमजोर हैं कि वे अपने घरों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। विपत्ति की आवाज में क्रोध और निराशा का भाव था, जबकि अनेक तंतु उनके चारों ओर शक्तिशाली रूप से घूम रहे थे। इतना कमजोर और असहाय कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, जहां मुझे किसी योग्य साधक के आने का इंतजार करना चाहिए था। कितना मजाक है। दुनिया ऐसे कमजोर प्राणियों में क्या देखती है। आप सभी मर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूह को अपने चारों ओर हल्की कंपन महसूस हुई, क्योंकि विपत्ति की लाल आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं, तथा उसे लगा कि एक पल के लिए एक और जबरदस्त ऊर्जा प्रकट हुई है। हम जो भी हो। क्रैकन की आंखें नूह पर केंद्रित थीं और वे हर कोने को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी रहस्यों को भेदने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है अटलांटियन, अपनी योग्यता साबित करो। अंधेरे पानी में ये शब्द गूंज उठे, जब नूह ने अपने खून को धड़कता हुआ महसूस किया। असंतुष्ट आपदा का रवैया, जो दुनिया की इच्छा के तहत काम कर रहा था, ने कई संभावनाएं दिखाईं। जब नूह आगे बढ़ा, उसने दूसरा फैंटास्मल कौशल इस्तेमाल किया, जिसे उसने पिछले कुछ दिनों में एबिसल जोन में चलते समय जोड़ा था। मिथिकल जोड़ कौशल समन डिस्ट्रक्टिव टाइटन और ए रेन ऑफ डेथ एंड लाइटनिंग के संयोजन के माध्यम से एक नया भयानक कौशल पैदा हुआ। अथाह दैत्यों को बुलाओ। मौत से भरी आपदा के साथ साथ क्रोध भरी बिजली भी आती है। जो लोग अपने स्वामी के मार्ग में खड़े होते हैं, उन्हें केवल मृत्यु और विनाश का सामना करना पड़ता है। जब नूह ने इस कौशल को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्रदान की, तो समुद्र कांप उठा, जिससे 2 बहुत बड़े विशालकाय जीव प्रकट हुए, जिन्होंने समुद्र की विपत्ति के घूमते हुए जालों को दूर धकेल दिया। एक ओर से काली ऊर्जा निकल रही थी, तो दूसरी ओर से पानी में गरजती बैंगनी बिजली फैल रही थी, जिससे काला पानी हिल रहा था और गंदा हो गया था। उनका स्वरूप ट्राइसिक राक्षसों जैसा था, जो इस दुनिया में काइजू माने जाने वाले राक्षसों से थोड़े ही छोटे थे। बिजली से भरे हुए एक में 3 बैंगनी चमकती हुई पूंछें थीं, जो तेजी से फैली हुई थीं। एक चौकोर सिर था, जिसके दोनों सिरों पर छेदने वाले सींग थे। मृत्यु ऊर्जा से भरा एबिस टाइटन और भी भयानक लग रहा था। एक ऐसा चेहरा दिखा रहा था जो हर सेकंड के बाद खिलते हुए फूल की तरह व्यवस्थित रूप से खुल रहा था। इसके अंदर जहरीली नीली आंखें थीं, जो दिखाई देती थीं और गायब हो जाती थीं। ओह! क्रैकन से एक बेपरवाह आवाज निकली जब नूह ने 2 फैंटम रैंक वाले एबिस टाइटन्स को बुलाया, जो उसके आकार से आधे ही थे। हालांकि नूह का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अपने शरीर में बुलबुले उठने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बाहर निकलना चाहता है। ओंग! तानाशाह काइजो हाइड्रा की शुरुआत तब हुई जब काले पानी में हलचल मच गई। क्षेत्र के चारों ओर के कड़े जाल और भी पीछे धकेल दिए गए, क्योंकि 20 मीटर से बड़े 3 सिर वाले ड्रैगन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तीनों सिर शक्ति से फट गए। ऐसा लग रहा था कि 3 बहुत शक्तिशाली जानवर एबिसल जोन की गहराई में दिखाई दिए। विशाल क्रैकन, जो अभी भी नूह के हाइड्रा रूप से कुछ मीटर बड़ा था, और यहाँ तक कि 2 बुलाए गए एबिस टाइटन्स के पागल कर देने वाले शक्तिशाली आंकड़े भी उनके सामने खड़े हो गए, जिससे उनके हिलते हुए तंबू रुक गए। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध होने वाला है, क्योंकि अंधेरे समुद्र का पानी कांप रहा था।
नूह के तीनों सिरों में विभिन्न रंग बिरंगी विनाशकारी रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जब समुद्र की आपदा से एक घुरघुराहट की आवाज आई। बस इतना ही काफी है, छोटे अटलांटियन। नूह, जो हमला करने ही वाला था, इन शब्दों से चौंक गया क्योंकि वह जो हमला करने की तैयारी कर रहा था उसे रोक दिया गया था। आप ऐसे पालतू जानवरों को बुला सकते हैं जो मेरी शक्ति का 1/3 हिस्सा रखते हैं, जबकि इस रूप में बदलने की आपकी क्षमता आपको उनसे भी अधिक ताकत देती है। मेरे लिए ये काफी है। नूह को इस घटना पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्रैकन से एक नीली रोशनी फैली और उसने आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। क्या तुम सचमुच लड़ना चाहते थे? क्रैकन की गहरी आंखों ने नूह के हैरान चेहरों पर मौत की रोशनी बिखेर दी, क्योंकि समुद्र के चारों ओर एक बार फिर से भारी दबाव था। नूह को इस बात से हल्की झुनझुनी महसूस हुई और उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजा नेपच्यून द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं इतनी आसान होंगी। कुछ समय के लिए शांति छा गई, क्योंकि समुद्र की आपदा का दबाव कम हो गया और खतरनाक रोशनी धीमी हो गई तथा एक कम गड़गड़ाती आवाज बाहर आ रही थी। वह जीवन में मूर्ख था और मृत्यु में भी वैसा ही। अपनी मृत्युशैया पर उसने केवल एक और समुद्र के बच्चे के लिए अनुरोध किया था जो त्रिशूल की शक्ति को संभाल सके। अब आवश्यकताएं और भी कम हैं क्योंकि आप सभी वैसे भी मरने वाले हैं। हाँ ठीक है, यहाँ आओ। समुद्र में रहने वाले शक्तिशाली जानवर की एक पूरी तरह से अलग छवि नूह के दिमाग में टूट गई, क्योंकि उसने क्रैकन के रवैये को निराशावादी और थका हुआ पाया। उसने अपना परिवर्तन जारी किया और एबिस टाइटन्स को वापस बुला लिया, क्योंकि एक और चौंकाने वाला दृश्य उसके सामने था। ओंग! नूह के सामने समुद्र की आपदा के समय अंधेरा पानी कांपने लगा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह 2 मीटर से भी कम हो गया। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था, क्योंकि अब वह 8 भुजाओं और 2 तंतुओं के साथ एक सामान्य स्क्विड की तरह दिख रहा था जो बहुत लंबे समय तक तैर रहे थे। 2 लंबे तंबू एक साथ आए और नीली रोशनी चमकने लगी, जिससे एक दरवाजे का आकार बन गया जो अंधेरे पानी में चमक रहा था। क्रैकन की गड़गड़ाहट भरी आवाज एक कर्कश आवाज में बदल गई थी, क्योंकि यह नूह को नए बनाए गए दरवाजे की ओर ले जा रही थी। जल्दी करो, जैसे ही तुम उस चमकते हुए कांटे को प्राप्त कर लोगे, हमें तुम्हारे छोटे से शहर को बचाना होगा। नूह अब छोटे आकार की समुद्री आपदा का पीछा करते हुए चमकते नीले दरवाजे के अंदर चला गया, क्योंकि समुद्री त्रिशूल को खोजने का काम उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 184 समुद्र का त्रिशूल। दृश्य तब बदल गया जब नूह और लघु क्रैकन की आकृतियां दरवाजे से गुजरी। वे एक जगमगाती पानी के नीचे की गुफा में प्रकट हुई जो तेज रोशनी से चमक रही थी। किसी भी चीज को मत छुओ और बस मेरे पीछे आओ। क्रैकन अपने छोटे शरीर से कर्कश लेकिन कर्कश आवाज में बात करना जारी रखता है, जबकि वे अपने नीचे कई खजानों के बीच से होकर शिखर की ओर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां एक चमकदार नीली और सुनहरी रोशनी राजसी ढंग से चमक रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सोने के पहाड़ पर चढ़ रहे हों, क्योंकि नूह को पानी के नीचे की गुफा के चारों ओर शानदार रत्न, उत्तम कवच और सुनहरे चमकते हुए सामान फैले हुए मिले। इस गुफा के शिखर पर एक सुनहरा त्रिशूल था जो चकाचौंध करने वाली रोशनी में चमक रहा था, जिससे कोई केवल इसकी रूपरेखा देख सकता था, लेकिन इसका पूरा आकार नहीं देख सकता था। छोटा क्रैकन, जो अब एक काले बड़े स्क्विड की तरह लग रहा था, त्रिशूल के पास रुक गया और नूह की ओर मुड़ गया। इस छोटे से कांटे में कई रहस्य छिपे हैं, जहां मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं कि केवल योग्य लोग ही इस पर अपना हाथ रख पाएंगे और इसकी शक्ति का उपयोग कर पाएंगे, लेकिन ये सब बकवास है। क्रैकन के मुंह से लगातार सपाट शब्द निकलते रहे, क्योंकि उसने समुद्र के त्रिशूल की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने सामने जबरदस्त शक्ति की लहरें छोड़ रहा था। इसका योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस अपने स्वामी के रूप में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि यह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सके। अब चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसे चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है। टेंटिकल्स ने नूह को आगे की ओर धकेला और उसने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान से अपने सामने तैरते हुए सुनहरे चमकते त्रिशूल को देखा। उसके अंदर एड्रेनालाइन की भावना दौड़ रही थी, क्योंकि वह इतनी आसानी से इतनी शक्तिशाली चीज को अपने हाथों में लेने में सक्षम था। उसने अपने दिल को स्थिर किया और अपने हाथ को खूबसूरत तैरते हुए त्रिशूल की ओर बढ़ाया। जब उसके हाथ उसके चारों ओर लिपटे तो एक बदलाव हुआ। एक चकाचौंध करने वाली गोलाकार रोशनी फैल गई जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर से मानस उसके हाथ में पकड़े त्रिशूल में जा रहा है।
मन की एक बेतुकी मात्रा जो उसे याद दिलाती थी कि जब वह आध्यात्मिक भूमि की समय फैलाव विशेषता को लगातार सक्रिय और पुनः भर रहा था, वह त्रिशूल में अंतहीन रूप से जा रही थी। कुछ सेकंड बीतने के बाद ही त्रिशूल ने सुनहरी रोशनी छोड़नी बंद कर दी और वह नीले रंग के साथ चमकने लगी। नूर के पीछे तैरते क्रैकन ने तीखी निगाहों से इसे देखा, क्योंकि उसकी कर्कश आवाज फिर से गूंज उठी थी। क्या ये टूट गया है? मुझे उम्मीद थी कि यह स्वीकार करने से पहले आपको घुटनों तक ले जाएगा। ओंग शब्द समाप्त होने से पहले ही स्पंदित नीला रंग सोने के साथ मिल गया और पूरे खजाने की गुफा को ढकने लगा, क्योंकि समुद्र के त्रिशूल ने एक नए स्वामी को स्वीकार कर लिया था। इसकी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, केवल इसके उपयोगकर्ता के पास इसे उपयोग करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। नूर ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों में स्वर्णिम त्रिशूल को महसूस किया जो भारहीन लग रहा था, और उसके दृष्टि क्षेत्र में शब्दों का एक समूह दिखाई देने लगा। समुद्र का त्रिशूल समुद्र में एक शिखर खजाना जो अपने उपयोगकर्ता को सभी दुश्मनों के खिलाफ बेजोड़ बने रहने की अनुमति देता है। सुसज्जित होने पर हमला और रक्षात्मक क्षमताएं 5 गुना बढ़ जाती हैं। उपयोग की जाने वाली क्षमताओं में हॉट पियर्सर, प्लाज्मा बीम, कमांड ऑफ द सी, लव्ड बाय वाटर और स्पेटियल लॉक शामिल हैं। हृदय भेदक त्रिशूल प्रकाश की चमक की तरह चलता है, दुश्मन के मूल को लक्ष्य करता है। प्लाज्मा किरण प्लाज्मा की एक अत्यधिक सुचालक और संकेंद्रित किरण जो अपने पीछे केवल विनाश ही छोड़ती है। समुद्र की कमान आपके आसपास का पानी बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। जल से प्रिय त्रिशूल के स्वामी और जल तत्व के बीच गोपनीयता का पर्दा पतला हो जाता है। स्थानिक लॉक अंतरिक्ष बाधित और बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी दुश्मन आपकी पकड़ से बच नहीं सकता है। नूह को उस खजाने की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए बहुत खुशी हुई, जिसे पाने के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे थे। उसने उसे अपने चारों ओर घुमाया। अटलांटिस के लिए रवाना होने से पहले अगले कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करो। अगर वे हमारे वहां पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, तो वे इतने कमजोर होने के कारण इसके लायक हैं। क्रैकन ने नूह को शक्तिशाली त्रिशूल को घुमाते हुए देखकर आवाज लगाई। जैसे जैसे नूह को समुद्र के त्रिशूल को पानी के चारों ओर घुमाने की आदत होती गई, वैसे वैसे सोने और नीले रंग की लहरें फैलती गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक अन्य स्थान पर शक्तिशाली लोगों का एक समूह अपनी शक्ति का पागलपन भरा आभास छोड़ते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहा था। एक समूह माउंटेन सी संप्रदाय से था, जिसमें मार्शल अंकल डायलन सबसे आगे थे। जब वह अपने साथ यात्रा कर रहे साधकों के दूसरे समूह की ओर देख रहा था तो उसके वस्त्र पानी में लहरा रहे थे। साधकों का ये समूह एक छायादार शक्ति थी जो बहुत लंबे समय तक बाहरी दुनिया के लिए दृश्यमान नहीं थी। मार्शल अंकल डायलन पिछले कुछ हफ्तों से इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्होंने अटलांटिस की खोई हुई दुनिया की यह यात्रा क्यों की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, इसलिए वह सीधा हो गया और उसने खोई हुई दुनिया में साधकों के दूसरे समूह का नेतृत्व करने वाले संप्रदाय मास्टर इनविट से सीधे प्रश्न कर लिया। आपका संप्रदाय किसी भी तरह से जल के कानून से संबंधित तकनीकों का उपयोग नहीं करता है। आप अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में क्यों आए? क्योंकि मुझे यकीन है कि सर्वोच्च खजाना आपका लक्ष्य नहीं है। वे काफी दूर थे, लेकिन उनकी आवाज कुछ ही सेकंड में उनके होठों से निकलकर सेक्ट मास्टर इनविट के कानों तक पहुंच गई। जिस सेक्ट मास्टर से वह बात कर रहे थे, वह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर शांत भाव और एक अलौकिक आभा थी। ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन में कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे अपने पीछे साधकों के समूह के साथ चल रहे थे, जो उनकी ही तरह शांति और शक्ति के भाव धारण किए हुए थे। जब इस संप्रदाय गुरु इनविट ने उत्तर दिया तो उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान छा गई। तुम सही हो मेरे दोस्त, मैं यहाँ सर्वोच्च खजाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ, या यूं कहें कि किसी और के लिए। इस उत्तर ने मार्शल अंकल डायलन को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया और इस संप्रदाय के गुरु की ओर आंखें सिकोड़कर देखने लगा। उसके शब्दों से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ और रहस्य की एक और परत जुड़ गई। संप्रदाय गुरु इनविट साधना की दुनिया में सबसे शक्तिशाली और छिपे हुए समूहों में से एक का नेता था। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो कर्म के नियमों पर ध्यान केंद्रित करता था और उन पर विचार करता था। ऐसे साधक जो रहस्यमय तरीके से कारण और प्रभाव की खोज करते थे। उन्हें वास्तव में क्या पता चला था? उनकी तकनीकों ने उन्हें क्या बताया था जिसके कारण वे सर्वोच्च खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि एक प्राणी की तलाश में अटलांटिस की खोई हुई दुनिया की खोज करने आए थे?
कार्मिक संप्रदाय का ये संप्रदाय गुरु वास्तव में किसकी तलाश कर रहा था? मार्शल अंकल डायलन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन सेक्ट मास्टर इनविट ने कोई और मार्गदर्शन नहीं दिया क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया की दो सेनाएं दानव दुनिया की सेनाओं से मिलने के लिए आगे बढ़ीं। उनके उद्देश्य एक ही थे और खजाने का स्थान मिलने के बाद वे दुश्मन भी बन सकते थे, लेकिन अभी के लिए वे एक ही उद्देश्य से आगे बढ़े, खोई हुई दुनिया के केंद्र में शहर पर विनाश की बारिश करना। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 185 बैठक। जैसे ही नूह समुद्र के त्रिशूल के अनुकूल हो रहा था, वह छोटे क्रैकेन की ओर मुड़ा और कहा, मेरे पास वास्तव में एक खजाना है जो हमें अटलांटिस जाने से पहले तैयारी करने के लिए कुछ और समय देगा, साथ ही जब भी हम चाहें हमें शहर तक पहुंचाने का एक तरीका भी देगा। क्रैकेन ने उत्तर देते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, ओह, वास्तव में आपके पास और भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं देखा है, छोटे अटलांटियन। नूह ने मुस्कुराते हुए अपने शरीर से आध्यात्मिक भूमि को निकाला और उसे पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया, जहां भूमिगत गुफा में कई खजाने छिपे हुए थे। यह एक अलग अंतरिक्ष खजाना है जो मुझे यात्रा के दौरान मिला था। इसमें सभी तरह के चमत्कार हैं, लेकिन मुझे अभी भी उन सभी का पूरी तरह से पता लगाना बाकी है। मैं तुम्हें अभी अंदर ले आता हूँ, विरोध मत करना। क्रैकेन की लाल आंखों के माध्यम से एक प्रकाश की चमक गुजरी, जबकि एक चांदी की रोशनी ने उसके और नूह के शरीर को ढक लिया और वे दोनों भूमिगत खजाने की गुफा से आध्यात्मिक भूमि में गायब हो गए। वे जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि के आसमान में एक अजीब छवि के रूप में दिखाई दिए, जहां एक 2 मीटर लंबा स्क्विड बिना किसी समस्या के हवा में तैर रहा था। इसने उत्तरदाता रोशनी और सफेद मैदानों के चारों ओर देखा, जानवरों की कई चीखें जो दूर से सुनी जा सकती थीं, साथ ही शक्तिशाली आभा जो आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर महसूस की जा सकती थी। इससे पहले कि पशु आत्मिक भूमि का और अधिक निरीक्षण कर पाता, नूह की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, मैं आपको अटलांटिस की ओर बढ़ रहे आक्रमणकारियों के खिलाफ अपना एक तुरुप का पत्ता भी दिखाना चाहता था। जब आप उनसे मिले तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित न हो या तर्कहीन तरीके से काम न करें। नूह अपने मन में कई सारी योजनाएं बना रहा था और आने वाले युद्ध की सफलता के लिए वह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनिश्चितता न हो और सभी उपयोगी टुकड़े पहले से ही ज्ञात हों। लेकिन उसकी आवाज अभी पूरी तरह से दर्ज भी नहीं हुई थी कि आसमान में बारबाटोस की लाल आकृति दिखाई दी। वाह वाह, छोटी मछली, क्या तुम अपने लिए पकाने और आनंद लेने के लिए एक और भोजन लेकर आई हो? बारबाटोस के स्वर में चंचलता स्पष्ट थी जब वो क्रैकेन को दिलचस्प नजरों से देख रही थी और अपने होंठ चाट रही थी। तुरंत ही आध्यात्मिक भूमि पर एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव आया, जब क्रैकेन ने नए प्रकट हुए व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और फिर नूह की ओर मुड़ गया। आपके तथाकथित पृथक अंतरिक्ष खजाने में आक्रमणकारियों के समान गंध वाली एक लड़की है। बेहतर होगा कि आप खुद को समझाएं, और यह बहुत जल्दी करना होगा, अन्यथा मैं समुद्र के त्रिशूल के अगले उत्तराधिकारी को इसे विरासत में लेने के कुछ ही मिनटों बाद मार दूंगा। नूह शांत भाव से क्रैकेन और बारबाटोस के बीच देख रहा था, क्योंकि उनकी आभाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, उनकी शक्तियां धड़क रही थीं। सबसे पहले बारबाटोस की उपहासपूर्ण आवाज सामने आई, ओह, ये छोटा सा स्क्विड वास्तव में मेरे बारे में बात कर रहा है। क्या ये सचमुच सोचता है कि इसमें मेरे बराबर खड़े होने की योग्यता है? नूह ने आगे कोई बातचीत जारी नहीं रहने दी और बोला, हाँ, मैं इस आक्रमणकारी के साथ एक समझौते पर पहुंचने में सफल रहा ताकि हम अटलांटिस के खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रहे राक्षसों के नेताओं को हरा सकें। उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी और कौशल सेट थे जो आने वाली लड़ाई में बहुत काम आएंगे। मैंने उसके साथ एक अटूट अनुबंध किया है, जिसका मतलब है कि वो मेरे नियंत्रण में भी है। ये शब्द उसने क्रैकेन की ओर कहे जबकि कुछ शब्द उसने बारबाटोस की ओर भेजे। अच्छा बनो, अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं आज तुम्हारे लिए ज्यादा खाना बनाऊंगी, वरना मैं फिर कभी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। बारबाटोस के चेहरे पर एक हैरानगी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह मौन संदेश उसके कानों तक पहुंचा। उसका चंचल चेहरा जल्द ही मुंह फुलाने वाले चेहरे में बदल गया, क्योंकि वह अपने मन में संघर्ष कर रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उसने सिर हिलाया। उसने क्रैकेन की ओर देखा और एक भावशून्य चेहरे के साथ झुककर कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रिय स्क्विड। मैं दानव दुनिया का 7वां शासक हूँ, अराजकता का नेक्रोमांसा। वह जो सैकड़ों वर्षों से बाल के शासन में रहा है, वह जो स्वतंत्रता की तलाश कर रहा है और इसे प्राप्त करने के लिए विश्वासघात की हद तक जा रहा है। एक दुष्ट, विश्वासघाती और एक घटिया महिला।
मैं बारबाटोस हूँ। क्रैकेन की आंखों से एक चमकती हुई रोशनी गुजरी जब उसकी शक्ति बारबाटोस के शब्दों को खोज रही थी और फिर एक असामान्य भाव के साथ नूह की ओर देखने लगी। दमनकारी दबाव हटने के बाद कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया और क्रैकेन की कर्कश आवाज गूंज उठी। जब तक अटलांटिस पर तलवार तानने वाले मरते रहेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि यह कैसे किया जाता है या उनके पतन में कौन शामिल है। मुझे बस इतना करना है कि आप समुद्र के बेकार बच्चों को ये सुनिश्चित करने के अपने मिशन को पूरा करना है कि जिनके पास आक्रमणकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए पर्याप्त समय है, वे दयनीय मौत न मरें। अपनी बात जारी रखते हुए वह नूह की ओर मुड़ा। अब आपने बताया कि आपके पास कुछ ऐसा है जो हमें अधिक समय देगा तथा अटलांटिस की ओर त्वरित मार्ग प्रदान करेगा। आप वास्तव में किस बारे में बात कर रहे थे? स्थिति के शांत होने पर नूह मुस्कुराया, क्योंकि एक चांदी की रोशनी फैल गई जिसने उन तीनों को ढक लिया और वे सभी गायब हो गए और फिर कई मोनोलिथ से घिरे बड़े मैदान के बीच में प्रकट हुए। यह इस अलग थलग अंतरिक्ष खजाने में मुझे मिली सबसे अनोखी चीजों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जो वास्तव में मुझे एक निश्चित सीमा तक समय में हेरफेर करने की अनुमति देता है। मैं त्रिशूल के साथ प्रशिक्षण ले सकता हूं और साथ ही यहां अपनी किसी भी शक्ति को बढ़ा सकता हूं, और इस दौरान आप हमें अपने उद्देश्य के बारे में और बता सकते हैं और अटलांटिस की रक्षा के लिए आपने क्या योजना बनाई है, इससे पहले कि हम बाहर निकलें। नूह ने उन दो प्राणियों के चेहरों को देखा जो टाइम स्पेस के क्षेत्र में इधर उधर देख रहे थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोच रहा था। उसने अपने विचारों को आवाज देना जारी रखा क्योंकि उसने दो शीर्ष फैंटास्मल रैंक वाले प्राणियों की आकृतियों को देखा। हम एक दूसरे की ताकत को समझ सकते हैं और दुश्मनों के बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसे साझा कर सकते हैं ताकि हम आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रहें। अटलांटिस की रक्षा के अलावा हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और वो है खुद को दमनकारी तानाशाह, दानव दुनिया के शासक, बाल का पूर्ण और सर्वथा पतन। क्रैकेन के सिर से एक इशारा आया क्योंकि वह दिलचस्पी के साथ आसपास के वातावरण को देख रहा था, जबकि बारबाटोस ऊब के भाव के साथ आसमान में तैर रही थी क्योंकि वह दूर तक सफेद परत की ओर देख रही थी जो पृथक अंतरिक्ष खजाने के इस भूमिगत हिस्से को ढक रही थी। उसका ध्यान ऊपरी परत में आरामदायक जकूजी पर था जिसे छोड़ने का उसे अफसोस था। क्रैकेन की कर्कश आवाज तब सुनाई दी जब 3 काल्पनिक श्रेणी के व्यक्तियों ने एक बैठक की जिसमें अटलांटिस के भाग्य का फैसला होना था। सबसे पहले, मेरे बगल में समुद्र की अन्य विपत्तियां हैं जो तुम्हारे उस चमकदार शहर की ओर अपना रास्ता बना रही हैं। आंदोलन, बैठकें और योजनाएं चल रही थीं क्योंकि कई ताकतें एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार थीं। दोनों पक्षों में से किसी को भी अभी तक ये नहीं पता था कि इन सब का नतीजा कितना भयावह होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 186। एक आगामी युद्ध। दो दुनियाओं के बीच संबंधों की स्थापना तीव्र गति से हो रही थी क्योंकि पशु दुनिया और नूह की ग्रह दुनिया के लोग अपने ज्ञान और शक्ति को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। दोनों देशों की सरकारों और सत्तारूढ़ दलों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक बड़े लक्ष्य के लिए मिलकर काम किया, जिससे ये बदलाव सहज रहा। बेशक ये सब सहज नहीं था और यहाँ वहाँ कुछ अड़चनें भी थीं, लेकिन अधिकांश चीजें सकारात्मक दिशा में रहीं। जब आपके पास कुछ खास लोग होते थे जो जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने के लिए उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते थे, तो लोगों को नियंत्रित रखना बहुत आसान होता था। उस समय शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसका सम्मान किया जाता था, क्योंकि यह वह चीज थी जिसकी जरूरत सभी को शांति से रहने के लिए थी। दोनों दुनियाओं में अभी भी कई कुटिल और बुरे लोग थे, लेकिन वे इस नए बढ़ते युग में खुद को सत्ता के सर्वोच्च पदों पर नहीं पाते थे। इस प्रकार दोनों दुनियाओं ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान और कौशल, पुस्तकों, वस्तुओं और कोर के व्यापार को साझा करना जारी रखा। कुछ दिन पहले चीजें और भी ज्यादा व्यस्त हो गईं, क्योंकि दुनिया की इच्छा शक्ति ने संदेश दिया कि वे जल्द ही सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। ये जानवरों की दुनिया में ताकत के उच्चतम स्तरों के लिए भी एक झटका था क्योंकि 3 शेष पौराणिक जानवरों को अपने कंधों पर एक कठिन कार्य मिला। वे जानते थे कि उनके दुश्मनों में कितनी ताकत है, लेकिन उन्हें उस दुनिया पर और भी ज्यादा भरोसा था जिसमें वे पैदा हुए थे। हालांकि थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन किया, जबकि उन्हें पता था कि उनका अपना घर उन्हें विनाश की ओर नहीं ले जाएगा। फ्रोजन किंगडम, डार्क स्वॉर्ड में काजुही को व्यस्तता से आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह शक्तिशाली जानवर लड़कियों की एक पार्टी बनाने की असफल कोशिश कर रहा था। वह केवल एक लोमड़ी के कान वाली लड़की को खोजने में सक्षम था जो एक भाड़े के सैनिक के रूप में काम करती थी,
बाकी लोग जो उसकी मदद करने की पेशकश करते थे वे मजबूत मानव भाड़े के सैनिक या जानवर थे जो अपनी नई रानी की यथासंभव सेवा करना चाहते थे। हालांकि उसके दिमाग में मुख्य लक्ष्य अभी भी स्पष्ट था, और वह था आध्यात्मिक भूमि का अधिग्रहण। उसने नूह से रहस्यों और पेचीदगियों के बारे में सीखा, और जमे हुए राज्य में आने के एक हफ्ते बाद ही अपने लिए आध्यात्मिक भूमि प्राप्त करने का उसका लक्ष्य पूरा हो गया। जमे हुए राज्य के आसपास अभी भी 2 घोंसले थे जो वास्तव में बिना मालिकों के आध्यात्मिक भूमि थे। काजुहिको ने इन घोंसलों में से एक को निशाना बनाया क्योंकि उसने नूह द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग करके एक महाकाव्य रैंक वाले जानवर को जल्दी से नीचे गिरा दिया और आध्यात्मिक भूमि के वर्चस्व के परीक्षण के लिए एक दावेदार बन गया। इसके बाद की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं थी क्योंकि उसे बस नूह के समान एक लड़ाई का सामना करना था जहां उसे कई जानवरों से लड़ना था और ये दिखाना था कि वह महाकाव्य रैंक में बेजोड़ था। काजुहिको उन मनुष्यों में से एक था जिन्हें नूह के गृहलोक में ग्रहीय कोर से विशेष ध्यान मिला था, और उसके पास अपनी बढ़ी हुई ताकत थी जिससे वह समान रैंक में होने पर औसत से कहीं अधिक ताकत प्रदर्शित कर सकता था। एक हफ्ते से कुछ ज्यादा समय में यह इतिहास में आध्यात्मिक रेत का स्वामित्व प्राप्त करने वाला दूसरा इंसान बन गया। नूह को प्राप्त कौशल के समान एक अद्वितीय कौशल काजुहिको के गुण पैनल के अंतर्गत दिखाई दिया था, हालांकि वह इसे नूह की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। उसे बहुत बड़ा सिरदर्द हो रहा था क्योंकि वह देख रहा था कि सबसे सरल काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक भूमि के रैंक को अपग्रेड करने के तरीके के लिए जब समय आएगा तो वह नूह को बुलाएगा। पशुओं की दुनिया में अनेक घटनाएं घटित हो रही थीं क्योंकि आने वाले मनुष्य और जानवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। स्टील मिखाइल इंपीरियल फीनिक्स की मदद से पौराणिक राज्यों में आगे बढ़ रहा था। वह काजुहिको के समान समय सीमा में अपनी आध्यात्मिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम था। कुछ ही समय बाद उन्हें नूह से महान कोर का शानदार उपहार मिला जो दुनिया भर में यात्रा करने का कार्य ऐसे कर रहा था जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। कोर कौशल पुस्तकें और आइटम छोड़ने के लिए एक अलग दुनिया में पहुंचने से पहले उसे अद्वितीय कौशल स्थानिक यात्रा को सक्रिय करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। इन उपहारों के आगमन के साथ उनकी शक्ति जो महाकाव्य रैंक में स्थिर रही, आध्यात्मिक भूमि के अधिग्रहण के बाद तीव्र गति से आगे बढ़ने में सक्षम हो गई और कुछ ही समय में पौराणिक रैंक तक पहुंच गई। जहां तक शेष बचे 3 पौराणिक जानवरों का प्रश्न है, उन्होंने शक्ति की नई प्रणाली के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना जारी रखा, जिससे उनकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई क्योंकि इसमें उन अनेक कौशलों का संयोजन शामिल था जिनका उपयोग वे वर्षों से कर रहे थे। बीस्ट वर्ल्ड में एक और भी दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला क्योंकि इसके निवासियों ने कई सालों तक मन को खास तरीकों से नियंत्रित करने का तरीका सीखने के बाद अपने खुद के कौशल विकसित किए। इससे ऐसा हुआ कि जो लोग बेहद प्रतिभाशाली थे वे अपने खुद के बनाए गए गुण पैनल में एक नया कौशल देख पाए। किसी कौशल को बनाने के लिए जटिल तरीकों से मन को हेरफेर करना निम्न श्रेणी के कौशल के लिए आसान था, लेकिन पौराणिक या उससे ऊपर की कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करते समय ये तेजी से कठिन हो गया। पशु जगत के कई प्राणियों ने हताशा में अपना सिर हिलाया जब उन्होंने पाया कि एक कौशल विकसित करने के लिए कई दिनों या महीनों की कड़ी मेहनत किए बिना केवल एक कौशल पुस्तक को अवशोषित करके कौशल हासिल करना आसान है, लेकिन शक्ति के शिखर पर रहने वालों ने बहुत अलग तरीके से सोचा। बचे हुए 3 पौराणिक जानवरों ने इस नई शक्ति प्रणाली की सहजता को देखा और साथ ही यह भी देखा कि जिस अवस्था में वे थे उस समय उन्होंने अपने कौशल कैसे बनाए। अगर उन्हें अपने मन को नियंत्रित करने के कौशल का उपयोग करके कौशल संयोजन के साथ संयोजन में उपयोग करने के लिए अत्यंत संगत कौशल बनाने थे। इस प्रयास की संभावनाओं को देखते हुए एक डरावना विचार आया। उन्होंने अनेक मिथिकल जोड़ रैंक वाले कौशल हासिल कर लिए थे और इन कौशलों की दक्षता बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें फैंटास्मल रैंक प्राप्त करने की संभावना के लिए संयोजित किया जा सके। वे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनके संसार ने जो संदेश उन्हें दिया था वह बहुत स्पष्ट था। अगले कुछ हफ्तों में एक और द्वार बनाया जाएगा जो एक विदेशी दुनिया से जुड़ जाएगा, लेकिन ये प्रवेश द्वार किसी मित्रवत दुनिया की ओर नहीं ले जाएगा। ये प्रवेश द्वार उस दुश्मन की ओर ले जाएगा जिससे उन्हें बहुत नफरत थी। ये प्रवेश द्वार दानव दुनिया की ओर ले जाएगा। जिस तरह दानव दुनिया के निवासी अपने शासकों को भेजने के लिए जानवरों की दुनिया के साथ एक संबंध स्थापित करने में सक्षम थे, उसी तरह इसने एक ऐसा संबंध बनाने में भी मदद की जिससे जानवरों की दुनिया के ग्रहीय कोर को दानव दुनिया का स्थान पता चल सके।
बहुत अधिक मात्रा में सार के उपयोग के माध्यम से दानव दुनिया की ओर ले जाने वाले चैनल को फिर से बनाना आसानी से किया जा सकता है। इस संभावित भविष्य की तैयारी के लिए पृष्ठभूमि में कई घटनाएं घटित हो रही थीं, जिसमें बड़ी संख्या में गतिशील टुकड़े थे। बीस्ट वर्ल्ड और नूह के होमवर्ल्ड के ग्रहीय कोरवा सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे जो नूह को अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में घूमते समय मिला था। भविष्य की घटनाओं के संभावित अनुक्रम की योजना यहीं से बनाई गई थी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक जिस पर ध्यान दिया जा रहा था वह बाल और अटलांटिस के बीच टकराव का परिणाम था। नूह और उसके और दानव दुनिया के शासक के बीच आने वाली लड़ाई के मामले में दोनों दुनियाओं में जबरदस्त आत्मविश्वास था। इस युद्ध के परिणाम एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर सकते हैं जो दानव दुनिया पर हमला करने का एक प्रमुख अवसर प्रदान करेगा। युद्ध के परिणाम स्पष्ट होते ही वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और नूह अपने दुश्मनों के घर की ओर एक शानदार हमले का नेतृत्व करेगा। योजनाएं बनाई गईं, टुकड़ों को इधर उधर किया गया, लेकिन क्या चीजें सचमुच योजना के अनुसार चलेंगी? अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 187 विरोधी ताकतें निकट। खोई हुई दुनिया के अंधेरे पानी में दमनकारी तानाशाह बाल कल्टीवेटर्स की सेनाओं से तब मिला जब वे तकनीक और जादू के शहर की ओर बढ़ रहे थे। यह एक दमनकारी शक्ति थी जो पूरे समुद्र में फैल रही थी क्योंकि वे मरफोक और अटलांटिस के खाली पानी के नीचे के शहरों में पहुंच गए थे। हथियार या कोई भी उन्नत तकनीक जैसी मूल्यवान वस्तुएं पहले से ही खाली किए गए निवासियों के साथ ले जाई जा चुकी थीं। दानव सेना ने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी पाया उसे नष्ट कर दिया और शहरों की पूरी तरह से तलाशी ली। उनका लक्ष्य वही रहा क्योंकि वे एक तेज भाले की तरह दिख रहे थे जो अटलांटिस की ओर लक्षित था। जैसे जैसे उनकी गतिविधियां नजदीक आ रही थीं, अटलांटिस में उनके हमले का सामना करने वाले और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। महासागर मास्टर कई आदेश भेज रहा था और शहर के चारों ओर रक्षात्मक रेखाओं को देख रहा था। सैन्य युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात और तैयार करके दीवारों में कई और हाइड्रो तोपें लगाई गई थीं। शहर के प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ी सुनहरी मूर्तियां थीं जो उस चमकती हुई सड़क की रक्षा करती थीं जो भारी किलेबंद त्रिकोणीय द्वार से होकर जाती थी जो ऊर्जा अवरोधक से स्पंदित होती थी। मूर्तियां वर्षों से 1 इंच भी नहीं हिली थीं, केवल कुछ पुराने अटलांटियन और मरफोक ही उनके बारे में कुछ रहस्य जानते थे। एक हरा मरफोक था जो हाथ में सुनहरा त्रिशूल लिए आगे की ओर मजबूती से देख रहा था जो कि एक खजाने जैसा था जिसे कई लोग ढूंढ रहे थे। दूसरा एक अटलांटियन था जो बैंगनी और सुनहरे रंग के युद्ध कवच से सुसज्जित था और उसने समुद्र की ओर इशारा करते हुए सबसे बड़ी प्लाज्मा गन पकड़ी हुई थी। ये वही मूर्तियां थीं जिन्हें नूह ने अटलांटिस में पहली बार आते समय देखा था, लेकिन आज इन मूर्तियों में थोड़ा बदलाव था। उनकी खाली आंखों में रोशनी की एक किरण दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी क्योंकि वे गेट के पास स्थिर खड़े थे। फाटकों के पीछे सुनहरे किलर व्हेल खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क पर सवार अटलांटिस और मरफोक की सेनाएं तैयार थीं, जबकि अटलांटिस और मरफोक अपने जीवन की लड़ाई के लिए तैयार थे। महासागर मास्टर का मन एक असाधारण अटलांटियन की ओर चला गया जो हाल ही में एक साधक बन गया था। क्या वह समुद्र के त्रिशूल को उसके बच्चों के हाथों में वापस लाने की खोज में सफल हो पाएगा? महासागर मास्टर का शरीर काल्पनिक शक्ति से चमक रहा था क्योंकि उसने कमजोरी का कोई अंश नहीं दिखाया था। उसका आकार पानी के नीचे के महल के ऊपर भव्य रूप से तैर रहा था क्योंकि वह शहर की चलती हुई आकृतियों और उनके द्वारा ले जाए जा रहे कई उन्नत हथियारों की देखरेख कर रहा था। आसपास के शहरों से आने वाले अटलांटियन और मरफोक का प्रवाह शांत और संयमित तरीके से हो रहा था क्योंकि वे अटलांटिस में अस्थायी आवास प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि वे अपने दुश्मनों के आने का इंतजार कर रहे थे। ओह! इस समय एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी क्योंकि महासागर मास्टर का चेहरा कठोर हो गया और वह एक दिशा की ओर देखने लगा। अटलांटिस शहर के ऊपर एक काइजू की बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी। इसका आकार अजीब था, ये ईल और इगुआना के मिश्रण जैसा लग रहा था। जब यह अटलांटिस की ओर नीचे की ओर देखता था तो इसका शरीर नीली बिजली की तरह चमकता था और एक भुरभुराहट निकलती थी। इसके बाद कुछ नहीं कहा गया क्योंकि यह अटलांटिस के बड़े चमकते शहर के एक कोने में अपनी स्थिति ले ली, एक दिशा में उस दुश्मन की ओर देख रहा था जो जल्द ही आने वाला था। कुछ ही देर बाद एक और काइजू दिखाई दिया और उस व्यक्ति की ओर सिर हिलाया जो अभी अभी आया था। स्वीकृति के बाद शहर के दूसरे कोने में एक स्थान ले लिया।
ये भयानक कैसेटेराइट शार्क थी जिसने मेगालोडन को शर्मिंदा कर दिया क्योंकि इसका शरीर 30 मीटर से ज्यादा लंबा था और इसके दांत कुछ इमारतों के बराबर आकार के थे। अटलांटिस के चारों ओर राजसी ढंग से तैरते समय इसका शरीर क्रिस्टलीय कवच से चमकता था। ये समुद्र की आपदाएं थीं जिन्हें खोई हुई दुनिया की इच्छा ने मदद के लिए बुलाया था, जब उनके एक भाई को दानव सम्राट ने मार डाला था जो यहाँ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। बाल के शब्द उन सभी को बताए गए थे क्योंकि उन्हें प्राणी की क्रूरता के बारे में पहले से पता था। वे अटलांटिस पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे ताकि इस दुश्मन के खतरे का हमेशा के लिए ख्याल रखा जा सके। समुद्र की दो आपदाओं के आगमन के बारे में, जिनके बारे में कई अटलांटियन और मरफोक ने बचपन में सुना था, महासागर मास्टर को चिंता में डाल दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उनकी हरकतें अटलांटिस की सुरक्षा के लिए थीं, तो वह शांत हो गया। उसे पुरानी किंवदंतियां याद आईं कि ये आपदाएं दुनिया के रक्षक हैं। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि ये किंवदंतियां कितनी सच थीं। दो के बाद, कुछ घंटों के बाद समुद्र की ओर आपदाएं आती रहीं और एक दिन के बाद और भी अधिक। जिस दिन राक्षसों और साधकों की सेना के पास पहुंचने के कारण सबसे अधिक तनाव था, उस दिन 5 आपदाएं आ चुकी थीं। अटलांटिस शहर के परिवेश में फैंटास्मल श्रेणी के 5 शक्तिशाली प्राणियों की एक विलक्षण विशेषता ये थी कि उनका आकार अत्यंत विशाल था। आपदाओं में से एक बड़ी स्टिंगरे थी जिसकी पूंछ सबसे लंबी थी, जो उसके पूरे शरीर की लंबाई से भी बड़ी लग रही थी क्योंकि वह जाल की तरह आसपास के समुद्र के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक और आपदा के शरीर से लावा निकल रहा था क्योंकि उसके आसपास का समुद्री पानी उसके दिखने से ही गर्म हो गया था। 5वां ऐसा था जो अपने आकार के कारण शायद ही कभी देखा गया हो, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा था लेकिन साथ ही बहुत हानिरहित लग रहा था। ये सोने और नीले रंग से ढका हुआ एक प्राणी था। यह एक सामान्य रूप से देखी जाने वाली एक सुनहरी मछली थी। पानी में राजसी ढंग से तैरते हुए इसके शरीर पर नीले और सुनहरे रंग की धारियां थीं। इसका शरीर 25 मीटर से ज्यादा बड़ा था, जो अटलांटिस शहर के ऊपर चमकते हुए सोने और नीले रंग की रोशनी के एक शानदार प्रकाश स्तंभ जैसा दिखता था। समुद्र की 5 विपत्तियां आक्रमणकारियों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए आ पहुंची थीं। उनके एक भाई को दानव दुनिया के भयानक शासक ने मार डाला था, जिसने अपने पीछे केवल विनाश ही छोड़ा था। दूसरी विपत्ति जो अभी तक देखी जानी थी, वह सबसे पुरानी विपत्ति का खिताब लेने वाली थी, वह क्रैकन थी। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 188 दानव और साधक द्वार पर। पानी में आशंका और अनिश्चितता का भाव था, क्योंकि समुद्र की 5 आपदाएं जादू और प्रौद्योगिकी के चमकते शहर अटलांटिस के ऊपर पानी में तैर रही थीं। महासागर मास्टर सबसे आगे था, जिसमें अटलांटियन और मरफोक कमांडरों की सेनाएं किलर व्हेल और बैटल शार्क के साथ साथ कई अन्य गहरे समुद्री जीवों पर सवार थीं। अटलांटिस शहर की दीवारों पर चमकदार हाइड्रो तोपें लगी हुई थीं तथा कई अटलांटिसवासी प्लाज्मा गन लेकर पूरे शहर में फैले हुए थे। ओंग! जैसे जैसे लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की कामना कर रहे थे, दूर से ही एक दमनकारी भावना प्रकट होने लगी थी। अटलांटिस के आसपास का क्षेत्र, जो सामान्यतः पूरे शहर को घेरे हुए उन्नत हथियारों और अवरोधों के कारण भव्य नीले रंग से प्रकाशित रहता था, धीरे धीरे लाल रंग की आभा से भर गया, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति शहर के निकट आते जा रहे थे। अटलांटिस के निवासियों को सबसे पहले एक शक्तिशाली दानव दिखाई दिया, जिसने एक शानदार कवच पहना हुआ था। उसने एक शानदार लाल रोशनी छोड़ी, जो समुद्र के सामान्य नीले रंग को दूर धकेलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके हाथ में एक भी हथियार नहीं था, जब वह समुद्र में शान से खड़ा था और अटलांटिस के पानी के ऊपर तैरते हुए 5 काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों को देख रहा था। उसकी आंखों में 5 विपत्तियों के प्रति बहुत रुचि दिखाई दे रही थी, जैसे एक भस्म करने वाली रोशनी उसकी आंखों से गुजर रही हो। आज जब उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर घूम रही थी, तो उसके चारों ओर अधिक से अधिक आकृतियां दिखाई देने लगीं। विभिन्न रैंकों के दानव दुनिया के शासक अपने दानव सेनाओं के साथ उसके पीछे कतार में खड़े होने लगे, जिसमें ऑक, गॉब्लिन, ट्रोल और कई अन्य क्रूर दिखने वाले जीव शामिल थे। राक्षसों की सेनाओं की व्यापक लाल रोशनी क्षेत्र में घुसपैठ करती रही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अंधेरा समुद्र 2 विरोधी ताकतों से टकरा रहा है। कुछ दानव सेनाएं दानव दुनिया में आमतौर पर जाने जाने वाले जीवों पर सवार थीं। ये भयानक बेहेमोथ थे जो 10 मीटर से बड़े थे। बेहेमोथ उड़ने में सक्षम थे और आमतौर पर युद्ध में सवार होने के लिए एकदम सही जानवर थे। उनके शरीर लाल चमक रहे थे और बेहद विकृत और फूले हुए दिख रहे थे, लेकिन उनकी पीठ पर सपाट सतह पर कई शक्तिशाली राक्षस कब्जा कर रहे थे।
बाल के अलावा फेंटमसल रैंक के अन्य शासक भी थे जो उसके साथ लॉस्ट वर्ल्ड में थे। एक भयानक दिखने वाला विशालकाय व्यक्ति था जो ओर्क सम्राट था और तीसरे स्थान पर था वह राजकुमार वासागो था। दूसरे बेहीमोथ पर सवार 9वीं रैंक का शासक था जिसे महारानी पैमोन के नाम से जाना जाता था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जब वह हड्डियों से बनी कुर्सी पर खड़ी होती थी तो कई महिलाओं को उससे ईर्ष्या होती थी। बाल ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया था क्योंकि उनके अलावा फैंटम रैंक के 2 और शासक हाल ही में अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में उतरने के लिए अन्य दुनियाओं पर अपने मिशनों को छोड़कर आए थे। 4वें और 12वें स्थान पर ये क्रमशः क्रूर सम्राट समिगिना और मोहक सिट्री थे। दानव दुनिया के शासकों की पंक्ति में अप्रत्याशित रूप से 5 काल्पनिक श्रेणी के व्यक्ति थे तथा पौराणिक और पौराणिक श्रेणी के कई अन्य शासक उनकी सेना के रैंकों को भर रहे थे। एक दुनिया की आधी से अधिक शक्ति बाल के उद्देश्यों के लिए खोई हुई दुनिया में एकत्रित की गई थी। बहुत समय नहीं बीता था कि राक्षसों से अलग लाखों आकृतियां भी अंधेरे पानी में दिखाई देने लगीं। आक्रमणकारियों का दूसरा समूह वे थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया के नियमों का अध्ययन किया था और अहंकार उनकी हड्डियों में समाया हुआ था। वे थे कल्टीवेटर। मार्शल अंकल डायलिन और संप्रदाय मास्टर इनविट भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। माउंटेन सी सेक्ट से मार्शल अंकल डायलिन गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में 2 अन्य मार्शल अंकल लेकर आए जो कि फैंटास्मल रैंक के बराबर थे। हालांकि उनके रहस्यमयी कानूनों के इस्तेमाल ने उन्हें उसी स्तर के कहीं ज्यादा दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। पुनर्जन्म क्षेत्र पौराणिक में निम्न श्रेणी के मार्शल अंकल भी थे और उनके शिष्य जो हवा के रंगीन बुलबुलों से घिरे हुए थे जो अंधेरे पानी को बाहर धकेल रहे थे। साधकों का दूसरा समूह अधिक रहस्यमय था। वे आज यहाँ एकत्रित हुए अनेक प्राणियों को देखते हुए शांत भाव से देख रहे थे। ये कर्मिक संप्रदाय के साधकों का समूह था। उनके शरीर पर पारदर्शी प्रकाश की पतली दीवारें थीं जो उन्हें अंधेरे पानी में और भी अधिक अलग कर रही थीं क्योंकि वे अपने संप्रदाय गुरु के पीछे व्यवस्थित रूप से खड़े थे। संप्रदाय के गुरु इनविट के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी क्योंकि उनकी नजरें उनके सामने मौजूद कई प्राणियों पर घूम रही थीं। कभी कभी उनकी आंखों से एक सफेद रोशनी गुजरती थी जैसे कि वह किसी रहस्यमय कौशल का इस्तेमाल करके किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हों। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने थोड़ी निराशा में अपना सिर हिलाया और अपनी सामान्य अभिव्यक्ति पर वापस आते हुए अपनी सामान्य शांति वापस पा ली। उन्हें वह नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। समझने के लिए एक दिलचस्प बात यह थी कि लॉस्ट वर्ल्ड में साधकों के 2 नेताओं की उपाधि क्या थी। माउंटेन सी संप्रदाय से संप्रदाय के विभागों का नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख मार्शल अंकल था जबकि कार्मिक संप्रदाय से संप्रदाय मास्टर की उपाधि वाला कोई व्यक्ति उनकी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था। साधना जगत में संप्रदाय गुरु की उपाधि वाले व्यक्ति को कभी भी नीची दृष्टि से नहीं देखा जाता था तथापि उनकी सेनाएं इस आने वाले युद्ध में सबसे शांत रहीं क्योंकि उन्होंने अपनी आभा पर नियंत्रण रखा तथा शांतिपूर्वक आगे की ओर देखती रहीं। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे इस समय बहुत से लोग अनदेखा कर रहे थे। बाल ने उन्हें सिर्फ एक और अहंकारी साधक के रूप में अनदेखा किया था जिसका वह इस्तेमाल कर सकता था और जिसके साथ काम कर सकता था इससे पहले कि उनका रिश्ता अंततः टूट जाए जब उन्हें त्रिशूल का स्थान मिल गया। मार्शल अंकल डायलिन को आशंका थी क्योंकि वह साधना की दुनिया में कर्म संप्रदाय की रहस्यमयता के बारे में थोड़ा और जानता था लेकिन उसने भी इस संप्रदाय के गुरु पर उचित ध्यान नहीं दिया। ये रहस्यमय संप्रदाय प्रमुख आगे आने वाली घटनाओं में एक बहुत बड़ा कारक होगा और फिर भी लगभग कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि इस समय एक और हलचल मच गई क्योंकि दानव सेनाओं के बीच हरे रंग की रोशनियां सामूहिक रूप से दिखाई देने लगी जो किसी भयानक चीज के आगमन का संकेत दे रही थीं। बाल के मुंह से एक चीख निकली जब उसने पीछे देखा और देखा कि दसियों हजार मरे हुए लोग दूसरे राक्षसों की सेना के साथ खड़े हैं। हरी आंखों की घनी मात्रा लगातार करीब आती जा रही थी क्योंकि राक्षसों की कतारों के बीच 1 लाख से ज्यादा मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे जिससे अटलांटिस के रक्षकों की आंखें खट्टी हो गई थीं। समुद्र की विपत्तियों ने ये सब बहुत ध्यान से देखा। उनके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा था जो ये संकेत दे रहा था कि वे किसी भी क्षण आगे बढ़ सकते हैं। एक पल बीता जब मरे हुए लोगों की हरकतें खत्म हो गईं और बाल की स्थिति के पास एक लाल रोशनी चमकने लगी। तभी एक खूबसूरत आकृति दिखाई दी जिसकी उम्र मुश्किल से 19 या 20 साल रही होगी। अराजकता के नेक्रोमांसा बारबाटोस के प्रकट होते ही उसके शरीर पर एक लाल पोशाक लपेट दी गई। हाँ, मुख्य कार्यक्रम आ चुका है तो क्यों न हम इस शो को शुरू करें।
जब वह अनेकों भूतिया श्रेणी के प्राणियों से भरे अंधेरे पानी में प्रकट हुई तो उसके चेहरे पर चंचल भाव था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 189 अंतिम विपत्ति प्रकट होती है। दानव दुनिया के शासक बाल ने समस्याग्रस्त बारबाटोस को देखा क्योंकि उसके अंदर से एक दमनकारी आभा फूट पड़ी थी। उसका चेहरा भावशून्य था। जब उसने दानव महारानी की ओर देखा जो दबाव कम होते ही मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। दबाव बढ़ने पर वह चुप हो गई और आह भरते हुए आगे बढ़ी और बाल के पीछे खड़ी हो गई और अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह सामान्य बात है क्योंकि अन्य शासकों ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान एक बार फिर आगे की लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। मोहिनी सिट्री ने झुंझलाहट में बारबाटोस की आकृति को देखा क्योंकि उसके द्वारा बाहर की ओर उत्सर्जित गुलाबी रोशनी तीव्र हो गई थी। उसका सुडौल आकार किसी तरह एक बार फिर से अनुपात में बढ़ गया। प्रथम श्रेणी के शासक से एक खर्राटों की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि उसने अब और कोई व्यवधान नहीं डाला था। बाल ने अपना ध्यान अटलांटिस की सेनाओं की ओर लगाया और उसकी नज़र खतरनाक ढंग से चमकती तोपों और हथियारों पर पड़ी। उसके होंठ खुले और एक शांत आवाज गूंजी जिसे मीलों दूर तक हर कोई सुन सकता था। दर्द एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से टाला जा सकता है। यह ऐसी चीज है जिसे मैं समझता हूँ। आवाज शांत और स्थिर थी जिससे कुछ लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई शुरू होने से पहले एक आलाप की उम्मीद नहीं की थी। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सभी के लिए जो दर्द जल्द ही आने वाला है उससे बचने का एक तरीका है। मृत्यु और तबाही से बचने का एक तरीका है अगर हम सभी एक समझ पर पहुंच जाएं। उसकी आवाज महासागर के स्वामी और समुद्र की शक्तिशाली आपदाओं के कानों में गूंज उठी। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उनके शरीर में शक्ति का ऐसा बुलबुला फूट रहा था जो जल्दी फूटने वाला था। दानव जगत के शासक ने ये सब देखते हुए एक बार फिर कहा, यदि आप अपने सभी लोगों के जीवन के लिए एक साधारण खजाना छोड़ देते हैं तो आपके दिलों में कायरता की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं अब आपको वादा कर सकता हूँ, अटलांटिस के निवासियों, वैकल्पिक मार्ग जहाँ मुझे वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ वह बहुत अधिक दर्दनाक होने वाला है। इन शब्दों के साथ ही तनाव चरम पर पहुंच गया था क्योंकि समुद्र की आपदाओं में से एक से दहाड़ आई कैसिटेराइट शार्क शक्ति की लहरें छोड़ रही थी क्योंकि उसका शरीर दानव दुनिया के शासक पर हमला करने के लिए तैयार था। कई पनडुब्बियां और युद्धपोत रोशनी से जगमगा रहे थे और उनके हथियार आक्रमणकारियों की ओर तान दिए गए थे। उसी समय साधकों के शरीर पर रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगीं जैसे ही मार्शल अंकल डायलन ने उनके सामने चमकते शहर को ठंडी नजरों से देखा और वह बोल पड़े, इन तुच्छ प्राणियों को शांति की पेशकश क्यों करनी? वे केवल क्रूर बल को ही समझते हैं और वही उन्हें मिलेगा। मार्शल अंकल का शरीर शक्ति के घने नीले चापों के साथ चटक रहा था क्योंकि उनके पास का पानी उनके नियंत्रण में लग रहा था। उनकी शक्ति काल्पनिक स्तर पर दमनकारी भावना पैदा कर रही थी। बाल का ठंडा चेहरा वैसा ही था क्योंकि उसकी सेनाएं हमले के लिए तैयार थीं, उसके आदेश का इंतजार कर रही थीं। लड़ाई शुरू करने का आदेश अभी दिया जाना बाकी था कि अगले ही पल कुछ बदल गया। दोनों सेनाओं के बीच में एक चांदी की रोशनी फैलने लगी। इसने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी पैदा कर दी क्योंकि कई बड़ी आकृतियों की उपस्थिति को मुश्किल से पहचाना जा सकता था। एक आकृति ऐसी थी जिसके बारे में कई अटलांटियन और मरफोक ने अपनी किंवदंतियों में सुना था। यह एक भयानक क्रैकन की विशाल आकृति थी। इसके शरीर पर काली चमक थी क्योंकि यह अपने चारों ओर अपनी 8 भुजाएं घुमा रहा था। 2 बहुत लंबे तंबू समुद्र में शक्तिशाली रूप से घूम रहे थे। इसके अलावा क्रैकन एक ऐसा स्वरूप था जो अपनी अप्रतिम शक्ति का प्रदर्शन करता था क्योंकि उसकी अनेक आंखें अपने अपने अनूठे रंगों के साथ पानी को भेद कर दानवों और साधकों की सेनाओं पर उतरती थीं। तानाशाह काइजो हाइड्रा अटलांटिस की दुनिया में कई प्राणियों के सामने प्रकट हुआ था क्योंकि उसमें से ताकत का वह स्तर निकल रहा था जो दुनिया के शिखर पर ही देखा जा सकता है। 3 बड़े ड्रैकोनिक सिर खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिनमें से एक ने बाल पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरे ने प्रमुख मार्शल अंकल डायलन को देखा और आखिरी ने शांत दिखने वाले संप्रदाय के मास्टर इनविट को देखा जिसका चेहरा उनके प्रकट होने के बाद से धीरे धीरे बदल रहा था। रा 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 उसी स्थान पर एक तीखी युद्ध पुकार सुनाई दे रही थी जहां पर भयानक हाइड्रा और क्रैकन प्रकट हुए थे। इस बार एक घमंडी पेंगुइन अपनी चोंच को बहुत ऊपर उठाए हुए दिखाई दिया था। यह विभिन्न प्रकार के अन्य जानवरों से घिरा हुआ था जो शक्तिशाली आभा छोड़ते थे, जो पौराणिक श्रेणी के शिखर पर थे
क्योंकि उनके शरीर भयावह व्यक्तिगत युद्ध कवच से सुसज्जित थे। इस तनावपूर्ण मंच पर उपस्थित प्राणियों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई दी, क्योंकि समुद्र के सबसे पुराने विपत्ति के आगमन पर महासागर स्वामी का चेहरा निखर गया था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समान शक्ति वाले एक अन्य प्राणी को लेकर आया है। बाल और मार्शल अंकल डायलन ने इन नए आगंतुकों पर केवल एक नज़र डाली, क्योंकि वे उन्हें अटलांटिस की रक्षा कर रहे अन्य काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों से अलग नहीं देखते थे। केवल एक प्राणी की मनोदशा में अत्यधिक परिवर्तन हुआ, जिसे क्रैकन की भव्यता की तुलना में अधिकांश लोगों ने एक अतिरिक्त के रूप में अनदेखा कर दिया, जो उसके साथ आया था। कार्मिक संप्रदाय के गुरु की आंखों में एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी और उनके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान उभरने लगी, क्योंकि उनकी आंखें 3 सिर वाले ड्रैगन की शक्तिशाली आकृति पर टिकी हुई थीं। उनके होंठ हिलने लगे और ऐसे शब्द निकलने लगे जो किसी को भी नहीं सुनाई देंगे जब तक कि वे उनके ठीक बगल में खड़े न हों। आपको पाया। सुर्खियों में आने वाले लोगों में से एक क्रैकन ने अपने सामने राक्षसों और साधकों की आकृतियों को घमंड से देखा, क्योंकि उसके विशाल शरीर में अज्ञात शक्ति का संचार हो रहा था। इसकी ठंडी आवाज बाहर की ओर गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही थी, जिसका कंपन मीलों तक फैल रहा था। तुम मदरचोद मरने वाले हो। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 190 दीप्तिमान। बाल के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान थी जब उसने अटलांटिस की कड़ी सुरक्षा और उनकी सेनाओं के खिलाफ खड़े कई काल्पनिक आकृतियों को देखा। हमेशा की तरह सबसे अतार्किक और मूर्खतापूर्ण कार्यवाही संघर्षरत चींटियों द्वारा की जाती है, जिन्हें वास्तविक शक्ति का पता नहीं होता। ओह, उसका शरीर जो एक चुस्त कवच में लिपटा हुआ था, एक लाल प्रकाश के साथ स्पंदित होने लगा, क्योंकि उससे पहले चित्रित किसी भी काल्पनिक श्रेणी के प्राणी की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति मुक्त हो गई थी। खून खराबा शुरू करो। सरल, छोटे शब्द। ये सब कुछ ही था, क्योंकि उसके पीछे के शासकों से पागल करने वाली शक्ति का स्तर जारी होना शुरू हो गया था। हजारों बेहेमोथ के ऊपर खड़े दानव सेनाएं चिल्लाने लगी, क्योंकि वे जिन जानवरों पर सवार थे वे हिलने लगे। क्रोध से भरे दिखने वाले ऑग, ट्रोल और गॉब्लिन चिल्लाने लगे, क्योंकि वे अपने दुश्मनों की ओर जोश से दौड़े। पर्वतीय सागर संप्रदाय के साधकों के शरीर से रंग बिरंगी नीली रोशनी चमकने लगी, तथा जहां कभी सैकड़ों शिष्य खड़े थे, वहां दैदीप्यमान नीले ड्रैगन प्रकट होने लगे। ओंग। मार्शल अंकल डायलन के चारों ओर एक जगह बनाई गई थी, क्योंकि उनका शरीर नीली रोशनी से स्पंदित था। माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों की 7वीं शैली का प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था। माउंटेन सी सेक्ट की 7वीं शैली स्काइला का सशक्तिकरण। एक शानदार नीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि एक शक्तिशाली उपस्थिति उससे फूट पड़ी, जो एक भयावह जानवर की पारदर्शी आकृति बन गई, जिसके 6 सिर थे, एक मजबूत ऊपरी शरीर जो तराजू से ढका हुआ था, और एक निचला शरीर जो अनगिनत पारदर्शी तंतुओं से भरा हुआ था। माउंटेन सी सेक्ट से कुछ ही दूर पर कर्मिक सेक्ट के साधकों का एक बड़ा समूह था। उनके शरीर एक सफेद रोशनी से ढक गए, क्योंकि भयानक शक्ति का बुलबुला फूट रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके बाद वे कोई बड़ी हरकत नहीं कर रहे थे। अटलांटिस के चारों ओर तैनात युद्धपोत और पनडुब्बियां एक स्पंदित नीली रोशनी से चमक रही थीं, क्योंकि उनके इंजन सक्रिय थे और उनके हथियार तैयार थे। महासागर मास्टर एक सुनहरे किलर व्हेल पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, जब वे कमांडरों के स्क्वाड्रनों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो स्पंदित त्रिशूल लेकर अपने दुश्मनों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ओह, यह एक ऐसा दृश्य था जिसमें गहरे समुद्र के जीव युद्ध के लिए घोड़े की तरह काम कर रहे थे और शक्तिशाली अटलांटियन और मरफोक उनके ऊपर सवार थे। प्लाज्मा गन और हाइड्रो कैनन पहले से ही चल रहे थे, क्योंकि विनाशकारी प्रकाश के सुंदर रंग राक्षसों और साधकों की सेनाओं की ओर बढ़ रहे थे। वूम वूम वूम। हर एक सेकंड अटलांटिस की दीवारों के ऊपर स्थित शक्तिशाली हाइड्रो कैनन से शक्ति का एक भयानक विस्फोट निकलता था, जो एक महान व्यक्ति को नष्ट कर सकता था। एक व्यापक युद्ध शुरू हो गया था। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक तीखी चीख गूंज उठी, जब अटलांटिस की ओर से एक चांदी जैसी रोशनी चमकी और दुश्मन की रेखाओं के पास चमक उठी, जहां हजारों बेहिमोथ राक्षसों की सेनाएं ले जा रहे थे। सम्राट पेंगुइन आध्यात्मिक भूमि से मुक्त होने के बाद उत्साह से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह अपने भाइयों को पीछे छोड़कर तेजी से टेलीपोर्ट करके दुश्मनों की पंक्तियों की ओर भाग रहा था। उसके शरीर से प्रकाश की चांदी की धारें निकल रही थीं और वे जिस किसी पर भी गिरती थीं, उसे चीर देती थीं। उसका उत्पात जारी रहा, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में इतनी बार घूम रहा था कि उसे बांधा नहीं जा सकता था।
समुद्र की आपदाएं आगे बढ़ रही थीं क्योंकि विशालकाय गोल्डफिश ने अपना मुंह खोला और माउंटेन सी संप्रदाय के साधकों की ओर खतरनाक इंद्रधनुषी रंग की रोशनी की किरण छोड़ी। अपने पूरे शरीर से भी लंबी पूंछ वाली बड़ी स्टिंगरे चमक उठी और एक सफेद दीवार बन गई और स्काइला के सशक्तिकरण के पारदर्शी शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी की किरण को रोक दिया जिसे मार्शल अंकल डायलन ने बाहर फेंका था। जब उसकी आंखें मार्शल अंकल और उनके शिष्यों पर केंद्रित थीं, तो उसका शरीर बिजली की चमक से चमक उठा। दानव दुनिया के काल्पनिक शासकों को अपने ही विरोधियों कैसेटेराइट शार्क और काइजू का सामना करना पड़ा, जिनका शरीर ईल और इगुआना का मिश्रण लग रहा था। उन्होंने बाल पर हमला बोल दिया। तीसरे स्थान पर रहे राजकुमार वासागो का शरीर एक अंधेरे प्रकाश से चमक रहा था क्योंकि एक औक का उनका आकार और भी बड़ा हो गया था। उनके हाथों में एक भेदी ग्रिटिस्वर्ड था जो अंधेरे के साथ स्पंदित हो रहा था क्योंकि यह कैसेटेराइट शार्क से मुकाबला कर रहा था। धमाका! मोहिनी सित्री ने अपनी आकर्षक आकृति से लाल प्रकाश का एक खिलता हुआ फूल छोड़ा तथा उसके चारों ओर भव्य आकृतियों वाली सुकुबी को बुलाया गया तथा उनके शरीरील काइजू की ओर रक्त की एक दीवार बनाने के लिए आगे बढ़े। विपत्तियों की शक्ति किसी के लिए भी भारी थी, लेकिन चौथे स्थान के शासक क्रूर सम्राट सामिगिना के रूप में बाल ने काइजू के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए सित्री का साथ दिया। महारानी पैमोन अपनी हड्डियों से बनी सीट पर भागती हुई आकृतियों को देख रही थी जब उनकी नज़र संघर्षरत वासागो पर पड़ी, जो भयानक कैसेटेराइट शार्क से मुकाबला कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया क्योंकि हड्डियां लगातार उसके शरीर से निकल रही थीं और राक्षसों के विशाल आकार बनाने लगी थी। उनका लक्ष्य शार्क था जिसने वासागो पर हमलों की बारिश करते हुए मेगालोडन को भी शर्मिंदा कर दिया था। युद्ध के मैदान के दूसरे स्थान पर अपने शरीर से लावा उगलते हुए आपदा ने कर्मिक संप्रदाय के साधकों को निशाना बनाया क्योंकि उसके आसपास का पानी पागलपन की हद तक गर्म हो गया था। संप्रदाय के गुरु इनविट ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी उंगलियां हिलाईं जैसे कि वे अदृश्य रेखाएं खींच रहे हों। यह एक कलाकृति की तरह लग रहा था क्योंकि पतली सफेद रेखाएं दिखाई देने लगीं और लावा काइजू के चारों ओर लिपट गईं। इसकी प्रगति को रोक दिया गया जैसे कि यह एक बड़े दलदल में गिर गया हो क्योंकि यह शक्ति के साथ दहाड़ रहा था। जहां तक सबसे शक्तिशाली शासक की बात है, बाल का शरीर प्रभावशाली शक्ति से धड़क रहा था क्योंकि वह शांत भाव से क्रैकन को देख रहा था जिसने अपनी पूरी आभा उस पर केंद्रित कर रखी थी। 3 सिर वाले हाइड्रा ने भी बाल को करीब से देखा क्योंकि तीनों सिरों में अलग अलग रोशनी अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी क्योंकि तीनों सिरों में सार लगातार संघनित होता जा रहा था, एक घातक हमले की तैयारी कर रहा था। वूम! युद्ध के मैदान में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो बाल का शरीर हरकत में आने के लिए तैयार रहता है। ये कई प्राणियों की अपेक्षाओं में से पहली घटना होगी जो ऐसे परिणाम की ओर ले जाएगी जिसकी बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी। अराजकता की नेक्रोमांसा, जो अभी तक बाल के पीछे नहीं गई थी, ने अंततः अपना कदम बढ़ा दिया था और यह किसी की भी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने कई अटलांटियन और मरफोक को स्थानांतरित कर दिया जो भ्रम और भय में इधर उधर देख रहे थे जबकि वह आगे बढ़ रहा था। उसने शासकों की आकृतियों की ओर भी नहीं देखा जो उसे और अधिक लूट सकते थे क्योंकि वह अब अटलांटिस की दिशा में भाग गया। ऐसा लग रहा था कि क्रैकन अंततः अपनी मूर्छा से बाहर आ गया है क्योंकि उसकी लाल आंखों में काले आंसू की धारियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसका विशाल शरीर अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उनमें से किसी ने भी जिस वास्तविकता की उम्मीद नहीं की थी वह अंततः उनके दिमाग में दर्ज हो गई थी। एक भयानक दुश्मन जिसके बारे में उनमें से कोई नहीं जानता था उनके ग्रह के ऊपर प्रकट हुआ था। उस दबाव से जिसने फैंटाज्मल श्रेणी के प्राणियों को भी घुटन महसूस कराए, उस दुनिया की मजबूत आवाज से जो उन्हें लगातार सुनाई दे रही थी जिससे वे परिचित थे, उन्होंने अंततः पंजीकृत किया और भयावह रूप से एक संभावित वास्तविकता को स्वीकार किया जिसे उनमें से कोई भी नहीं चाहता था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।